आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर एरा पे थर्ड लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज द कोल्ड वॉर, यानी कि कोल्ड वॉर क्या है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द कोल्ड वॉर। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज लैंडमार्क इन कॉन्टेम्परेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर हमें ये समझना है कि कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ। जो वर्ल्ड वॉर वन था, अगर आपको ये समझना है, सबसे पहले आपको ये समझता हूँ। देखिए, जो वर्ल्ड वॉर वन था वो 1940 से लेके 1980 तक चला था। जो वर्ल्ड वॉर टू था वो 1939 से लेके 1945 तक चला था। इसमें दो पावर थी, एक थी अलाइज फोर्सेस, दूसरा था एक्सिस फोर्सेस। अलाइज फोर्सेस में कौन था, तो ब्रिटेन था, यूएसए था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन और यूएसएसआर, जिससे हम लोग और 15 कंट्री भी इसके साथ थी। एक्सिस फोर्सेस में कौन था, तो जर्मनी, इटली, जापान। तो क्या हुआ, जो अलाइज फोर्सेस था उसने डिफीट कर दिया, उसने हरा दिया किसको, एक्सिस फोर्सेस को। और देखिए, जब वर्ल्ड वॉर टू हमारा एंड होता है तभी बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने के बाद ही हमारा कोल्ड वॉर का बिगनिंग होता है, शुरुआत होता है। अब कैसे होता है ये हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। In 1945, the Allied forces led by the USA, Soviet Union, Britain, France defeated the Axis power Germany, Italy, Japan, ending the Second World War 1939-1945। जो मैंने आप लोग को आगे बताया था। देखिए, 1945 में क्या होता है, जो अलाइज फोर्सेज होती है जिसमें यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस रहते हैं, उन्होंने हरा दिया किसको, एक्सिस फोर्सेज को, जिसमें कौन था, जर्मनी था, इटली था, जापान था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाता है 1939 से लेके 1945 तक। देखिए, आप लोग को याद रखिएगा। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हो गया था। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में ये खत्म हो गया था। देखिए, द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट द रीजन आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा, म्यांमार एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि ये जो वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इससे जिन कंट्री के बीच में हो रहा था सिर्फ वहीं पे प्रभाव हो रहा था, नहीं, इसका जो प्रभाव था वो पूरे वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्र में हुआ। जैसे चाइना में भी हुआ और क्या कहते हैं यूरोप में भी हुआ। देखिए, यूरोप में कौन से एरिया में हुआ, आउटसाइड यूरोप में हुआ, फिर साउथ ईस्ट एशिया में हुआ, चाइना में हुआ, म्यांमार में हुआ, उसके बाद इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी हुआ। द वॉर हैज डिवोस्टेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी। देखिए, वर्ल्ड वार के दौरान, मतलब जब वर्ल्ड वार हो रहा था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पे लोगों की इसमें जान गई, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी खराब हो गई, रोड ट्रांसपोर्टिंग, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, ये सभी चीज़ वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ, खराब हो गया। पूरा मतलब समझिए कि बर्बाद हो गया। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से जो था वो वर्ल्ड वॉर हो रहा था। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड अर्लियर सेकन इन 1914-98, यानी कि पहला वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ तो 1918 में खत्म हो गया था। द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार वाज द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार के एंडिंग को ही, जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो जाता है तब बोला जाता है कि शुरुआत होता है किसका, कोल्ड वार का। क्यों शुरुआत होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द वर्ल्ड वार वॉज एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप टू एटॉमिक बॉम्ब ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, कॉजिंग अ जापान टू सरेंडर। यूएसए ने क्या किया, उसने एटॉमिक बॉम्ब, यानी कि जिसे हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं, उसने जापान के दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में गिरा दिया। लेकिन जापान ने जो था वो सरेंडर भी कर दिया था, तभी यूएसए ने ऐसा किया। ये आप देख सकते हैं फिगर की, मतलब कितना ज़्यादा जापान में इस चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन, वहाँ की पूरी बिल्डिंग, नदी, ये सब चीज़ बर्बाद हो गई। देखिए, यूएसए के ऐसे करतूत पे, ऐसे करने पे बहुत लोग जो थे उसके साथ भी थे, बहुत लोग जो थे वो उसके खिलाफ भी थे। देखिए, और आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, देखिए, जो जापान था वो सरेंडर कर चुका था यूएसएसआर, यानी कि रसिया के पास, तभी यूएसए ने ऐसा किया था। ऐसे मतलब हो जाएगा कि मान लीजिए अगर आपका दुश्मन जो है वो कमज़ोर है, आप जान रहे हैं, तब भी आप उस पे हमला कर रहे हैं। इस प्रकार से जो था वो मान लीजिए क्रिटिसाइज़, कुछ जो जो थे वो उनके क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसने गलत किया, उसका विचार देखते। देखिए, criticize of the USA decision to drop the bomb have argued the USA know Japan was about to surrender that it necessary to drop the bomb। जो उनके खिलाफ थे वो बोले कि मतलब यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जापान जो था वो सरेंडर कर दिया था। और मतलब ये कोई बात नहीं होती, मतलब ये अननेसेसरी चीज़ है, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि जब वो चीज़ सरेंडर कर रहा है वो देश है, तो आप उस पर बॉम्ब गिरा दें। देखिए, they suggested that the USA action was intended to drop
Soviet Union from making a military and a political gains in Asia elsewhere and so Moscow that United States was supreme। और वो ये भी दिखाना चाहता था कि जो यूएसए अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा था एशिया में वो कम कर दे। वो उसे ये दिखाना चाहता था देखो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब ज़्यादा अगर तुम ज़्यादा उछलोगे तो तुम्हारे यहाँ भी तुमको भी उड़ा देंगे इसी से। तो क्या करो चुपचाप शांति से रहो। ये चीज़ दिखाना चाह रहा था यूएसए कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही सुप्रीम है, हमसे शक्तिशाली पूरे वर्ल्ड में कोई देश ही नहीं है। जो उनके क्रिटिसाइज थे उनका ये विचार था। अब जो उनके सपोर्टर थे उनके हम विचार को समझते हैं। USA supporters have argued that the dropping of the atomic bomb was necessary and the war quickly and to stop a further loss of American and allied lives। देखिए उनका कहना था कि वॉर को तुरंत खत्म करने के लिए ऐसा जरूरी था क्योंकि जो लड़ाई हो रहा था तो अगर हम इसे तुरंत नहीं खत्म करते क्योंकि बहुत लोग का जान जा रहा था, प्रॉपर्टी खराब हो रहा था और नहीं रोका जाता तो इसे और 1-2 साल ये चलता। इसीलिए वॉर को तुरंत एंड करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया। तो इसमें कोई गलत नहीं है। जो उनके सपोर्टर थे वो ऐसा बोल रहे थे यूएसए के। और इस पे आपका क्या विचार है आप खुद सोचिएगा उस चीजों पर। आप देखिए वॉट एवर द मोटिव्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज द टू न्यू पावर ऑफ द ग्लोबल स्टेज। देखिए कोल्ड यानी कि वर्ल्ड वार का तो एंड हो गया लेकिन वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद दो सुपर पावर यानी कि दो शक्तिशाली देश जो है वो उभर के आते हैं। कौन आते हैं वो देखिए। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी, जापान, डिवोस्टेशन ऑफ द यूरोप एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट एंड सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट एनीवेयर ऑन अर्थ। यानी कि देखिए जर्मनी को, जापान को हराने के बाद जो यूएसए है और जो यूएसएसआर है ये दो जो कंट्री है वो उभर के आती है सबसे शक्तिशाली देश में। कि मतलब इन्हीं का जो प्रभाव था वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा था। या फिगर में देख सकते हैं कि मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, तो ये बोल रहा है कि नहीं मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। देखिए while the Cold War was an outcome of the emergence of the USA and USSR, the two superpower rival to each other, it was rooted in the understanding that destruction caused the atom bomb is too costly country bear। The logic is simple yet powerful। देखिए अब क्या है, दो देसी बच चुके थे तो अब इन दोनों के बीच में मतलब मतभेद हो रहा था कि मतलब लड़ाई का वो चीज है कि मतलब नहीं हम शक्तिशाली तो हम शक्तिशाली हैं लेकिन ये लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वार हुआ है और अब जो है पूरा अब जो है मतलब और डिस्ट्रैक्शन जो है वो कोई सह नहीं सकता है। अभी क्या बोल रहे हैं, अब और डिस्ट्रैक्शन जो है वो कुछ सह नहीं सकता है कोई क्योंकि ऑलरेडी एटॉमिक बॉम्ब यानी कि आइटम बॉम्ब जो है वो विस्फोट हो चुका है। तो ये लॉजिक काफी सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ये आप देख रहे हैं इससे सारे ये अमेरिका है आपका। देखिए when the two rival power are possession of nuclear weapon capable of inflicting that and destruction unseparable each other, full fledged war is unlikely। देखिए दोनों के पास न्यूक्लियर वॉर था लेकिन कभी भी जो ये कोल्ड वार था वो एक फुल फ्लेजेड वॉर नहीं हो गया। देखिए अगर कोल्ड वार आपको बताऊं, देखिए कोल्ड वार क्या है, कोल्ड वार एक वो चीज, कोल्ड वार वही है कि जब वर्ल्ड वार की एंड होती है यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार की एंडिंग होती है तब यूएसए और यूएसएसआर ये दो पावर जो है वो उभर के आते हैं। और आप में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यही दो कंट्री क्यों है, फ्रांस क्यों नहीं या ब्रिटेन क्यों नहीं। तो देखिए फ्रांस और जो ब्रिटेन था ये ऑलरेडी जर्मनी से पूरा कैप्चर करने वाला था। फ्रांस तो पूरा पेरिस तक कैप्चर कर लिया था और ब्रिटेन को भी अगर यूएसए ना आता तो ब्रिटेन भी पूरा कब्जे में हो जाता जर्मनी का। तो बस देखिए फ्रांस और जो ब्रिटेन था वो जीतने वाले के टीम में थे इसीलिए वो जीते थे वरना वो इंडिविजुअल हार चुके थे और उनकी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सुपर पावर बन सके। तो ये दो कंट्री जो है वो उभर के आती है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उन दोनों कंट्री के पास यानी कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब तो था, दोनों के पास शक्ति था लेकिन कभी ये मतलब वो एक दूसरे को धमकाते डराते रहे, कभी एक फुल फ्लेज यानी कि कभी एक ग्राउंड रियलिटी पे एक बड़े वॉर में तब्दील नहीं हो पाया। In spite of a provision, neither side of would want to risk a war since no political gain would society। वो मतलब दोनों जो थे वो मतलब कोई वॉर नहीं लेना चाहते क्योंकि उनको मतलब अगर पॉलिटिकल गेन या कुछ भी हो जाएगा तो इसका कोई फायदा नहीं। जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो पूरे सोसाइटी में काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा। मतलब डिस्ट्रैक्शन कहने का मतलब है आपका देखिए काफी तबाही मचेगा यानी कि रोड बर्बादी होगा, इकोनॉमी गिरेगा, अर्थव्यवस्था गिरेगा, लोगों की जान जाएगी। इसीलिए वो युद्ध जो है वो नहीं करना चाह रहे थे। In event of the nuclear war, both sides will so badly harmed that will impossible to declare one side and other is winner। देखिए दोनों साइड के पास दोनों साइड जो थी वो अगर दोनों साइड में से अगर कोई भी जीत जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों देश में इक्वली प्रभाव पड़ेगा। Even if one of them tries to attack the disable nuclear weapon over its, the other would left enough nuclear weapon to inflict an separate destruction। देखिए
अगर जो एक दूसरे पर हमला करेगा, अगर एक न्यूक्लियर से दूसरे पर हमला करेगा तो दूसरा भी उस पे हमला करेगा, तो जो डिस्ट्रैक्शन है वो दोनों पे एक ही समान होगा, एक ही बराबर होगा। और ऐसी बात नहीं है ये दोनों लड़ेंगे तो सिर्फ इन्हीं दोनों पे प्रभाव होगा, पूरे वर्ल्ड में प्रभाव होगा इसका। This is called the logic deterrence. Both sides have a capacity of retaliate against the attack to cause the so much distraction that neither can afford to enter war. तो ये दोनों जो कंट्री यूएसए और यूएसएसआर थे वो एक दूसरे को रिटेलिएट कर सकते थे, यानी कि हरा सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो सकता था पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इन दोनों में नहीं होता, बाकी कंट्री में भी, बाकी वर्ल्ड के एरिया में भी इसका प्रभाव पड़ता। The Cold War, in spite of the beginning of the intense from rivalry between a great power, remained the Cold War and not a hot shooting war. The deterrence of the relationship prevent, but not the rivalry between the powers. यानी कि देखिए कोल्ड वॉर जो था वो काफ़ी अच्छा था कि कोल्ड वॉर जो कभी भी एक शूटिंग वॉर में तब्दील नहीं हुआ, यानी कि एक बड़े वॉर में तब्दील नहीं हुआ। द डिटेरनेंस यानी कि जो रिलेशनशिप था, जो संबंध था वो प्रिवेंट हो रहा था, अच्छा हो रहा था, बट लेकिन देखिए ऐसी बात नहीं है कि दिन प्रतिदिन इन दोनों का जो रिलेशन था यूएसए और यूएसएसआर का वो और ज़्यादा जो है वो खराब ही हो रहा था। Note the main military features of the Cold War. In the two superpower and the country, the rival bloc led by the superpower expected behave a rational, responsible actor. दोनों जो कंट्री थे वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बिहेव किए, उन्होंने किसी प्रकार का मतलब कोल्ड वार में किसी प्रकार का एक वॉर में चेंज नहीं हुआ, बाकी कंट्री बोलते रहे लेकिन उन्होंने वॉर नहीं किया, इस चीज़ों पे काफ़ी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल और सही तरीके से राय लिया। They were too rational and responsible in the sense that every understand risk fighting that might involve two superpower. When the two superpower and the bloc they were for deterrence relationship fighting war में self destruction. वो दोनों जो थे वो फाइट नहीं करना चाह रहे थे सुपर पावर, क्योंकि वो जान रहे थे कि अगर दोनों सुपर पावर एक साथ फाइट करेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि यही दोनों करेंगे, इन्होंने जो अपना अलाइड बना लिया है वो भी करेंगे, तो इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है और मतलब इससे काफ़ी तबाही मच सकता है पूरे वर्ल्ड में। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर फॉर मेंट बींग अ रिस्ट्रेन एंड अवॉइडिंग रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वार। इन दिस सेंस द कोल्ड वार मैनेज द इंश्योर ह्यूमन वर्ल्ड। और इस प्रकार से इन्होंने एक बड़ा वर्ल्ड वार को रोक दिया और ह्यूमन सर्वाइवर के लिए इन्होंने जो था वो कोल्ड वार को कभी भी हॉट वॉर में तब्दील नहीं होने दिया। मैं आप लोगों को गलती से मतलब यूएसएसआर को मैंने यूएसए बोल दिया था। तो देखिए जो यूएसए था वो दम का डरा रहा था, किसको दिखाना चाह रहा था, अपना ये जो पावर था वो हिरोशिमा और नागासाकी में जापान में आइटम बॉम्ब गिरा के वो यूएसएसआर को दिखाना चाह रहा था। मतलब जो क्रिटिसाइज थे उनका कहना था कि वो यूएसएसआर को दिखाना चाह रहा था कि वो अपना जो एशिया में टेरिटरी है उसको एक्सपेंड ना करे, उसको रोक दे, क्योंकि अगर वो उसे नहीं रोकेगा तो उस पर भी मतलब वो चुपचाप शांति से रहे अपना, ये मतलब यूएसएसआर को दिखा रहा था। कौन? तो यूएसए दिखा रहा था। तो मैंने गलती से आप लोग को वहाँ पे यूएसएसआर को मैंने यूएसए बोल दिया था, तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे फिर से आया था। इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कहीं भी अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।